सीन स्टार्ट होता है स्काई सिटी से, स्काई सिटी के एक कॉन्फ्रेंस से, जहां अब बात विवाद होने लगा था। एक नेशन अब दूसरे नेशन को टॉन्ट करने लगा था। शुरुआत में तो वेस्टर्न वेटिकन की सेंटेस लिया मैग्नीटो के सुझाव पे सवाल कर रही थी। तभी फ्रीडम फेडरेशन का एलन उसे ज्वाइन कर लेता है और पूरी एशिया की स्ट्रेंथ को टॉन्ट करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। और उसकी ऐसी बातें सुन के हर कोई चिढ़ने लगता है। एलन और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, सबको परेशान करना चाहता था, पर उसे मैग्नीटो टोक के रोक लेता है। तुम्हें यहाँ सबको परेशान करने के लिए नहीं बुलाया गया है, बोल के मैग्नीटो उसे चुप करा देता है। वैसे उस मीटिंग को सावलिंग भी अटेंड कर रही थी, पर पता नहीं वहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट क्यों था, और वो भी एलन की बातों से बहुत गुस्सा हो रहा था। पर किसी तरह सावलिंग के लिए वो चुप था। सावलिंग वहाँ बेकार का बखेड़ा क्रिएट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त वो बस एक ऑब्जर्वर थी और जो भी हो रहा है वो सब देख के वो अपने मास्टर को रिपोर्ट करना चाहती थी। और वो करती भी है। जियो को उसके स्पिरिचुअल लीफ से कांटेक्ट करती है और हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ वो बताने लगती है। वैसे उस वक्त जियो अपने डायमेंशंस पे बिजी था। डायमेंशन ऑफ अर्थ और डायमेंशन ऑफ फायर अब 70,000 स्क्वायर मीटर के हो चुके थे, मतलब वो काफी तेजी से बढ़ रहे थे। वैसे सारे डायमेंशंस अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत फ्लोरा और फ्यूना भी उनमें खिलने लगे थे। अभी के लिए तो बस उन डायमेंशन में स्पिरिचुअल फ्लावर उग रहे हैं, पर ऐसा टाइम जल्दी ही आएगा जब उन डायमेंशंस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स को बुलाया दिया जाएगा, उनमें उनका घर बनाया दिया जाएगा, छोटे छोटे मिनी वर्ल्ड बनाया दिया जाएगा। जियो डायमेंशंस को मैनेज करते करते सावलिंग की बातें सुन ही रहा था कि उसके पास नाइनटेल फॉक्स आती है और सारे क्रिएचर्स अपने अपने फेवरेबल डायमेंशन में जा चुके हैं बोल के जियो को रिपोर्ट देती है। जियो अब फ्रीडम फेडरेशन सिटी की ओर बढ़ने वाला था, उस मीटिंग उस कॉन्फ्रेंस की ओर बढ़ने वाला था, और अपने साथ साथ वो अपनी पूरी आर्मी को लेके जाने वाला था। अब पता नहीं क्या होगा जब जियो का कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री होगा। क्या वहाँ एक वॉर होगा या फिर इंसानों को वो इजीली सबड्यू कर देगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। सीन सीट होता है फ्रीडम फेडरेशन के स्काई सिटी में, जहाँ कियों के कई बातें निकल के आ रहे थे। कुछ लोग जियो के सपोर्ट में बोल रहे थे तो कुछ जियो के अगेंस्ट बोल रहे थे, पर हॉट टॉपिक जियो ही था। सबकी जुबान में उसी का ही नाम था। डार्कनेस को हराने में डीमनिक ट्री का सबसे बड़ा हाथ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या हुआशा किंगडम में। डीमनिक ट्री की वजह से ही इंसानों ने ये बैटल जीता है। डीमनिक ट्री ने इंसानों की काफी बार मदद की है। उसके खिलाफ खड़े होके हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, और वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, जितना पावरफुल वो बन रहा है, वो एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनेगा जिसे छेड़ना इंसानों के लिए सही नहीं होगा। हाँ, डीमनिक ट्री ने इंसानों की 3 सिटी को इन्वेड किया था, उसे अपना बनाया था, पर बेमतलब वो किसी इंसानों को हानि भी नहीं पहुंचाया था। ओवरऑल देखा जाए तो वो हमें कुछ नहीं करेगा, कम से कम तब तक जब तक हम उसे ना छेड़ें, बोल के जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में एक के बाद एक बातें निकल के आ रही थी, तभी एलन फिर से लोगों को टोकने लगता है। वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए डीमनिक ट्री को नीचा दिखाने लगता है। क्या तुम लोग एक पेड़ से डर रहे हो? तुम लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक म्यूटेंट ट्री को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो, बोल के जैसे ही एलन दूसरे नेशंस को टॉन्ट करने लगता है, सावलिंग बीच में कूद जाती है। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो? तुम्हें लगता है तुम म्यूटेंट ट्री के सामने जीत पाओगे? तो जाओ जाओ उस म्यूटेंट ट्री को ढूंढो और उसे हरा के दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि म्यूटेंट ट्री क्या बला है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा। एलन हो या बैलन हो, मरने के बाद तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। सावलिंग की ऐसी बातें सुन थोड़ी देर के लिए एलन भी चुप हो जाता है। एलन सावलिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, वो सावलिंग से इस वक्त भिड़ना नहीं चाहता था। रुक जाओ, म्यूटेंट ट्री के पास कोई नहीं जाएगा। म्यूटेंट ट्री के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके पास जाना अब खतरे से खाली नहीं है, और विक्ट्री की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इस वक्त हमें म्यूटेंट ट्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए। म्यूटेंट ट्री ने जो किया है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था, जो हर कोई देखा था। डार्कनेस को हरा के म्यूटेंट ट्री अब हीरो बन चुका है। अगर उसके खिलाफ हम अभी जंग छेड़े तो हमारे लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे, बोल के कई सारे नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बातचीत करने लगते हैं, और उनकी बातों को मैग्नीटो सपोर्ट करता है, और फिलहाल के लिए म्यूटेंट ट्री से दूर रहने के सुझाव को वो भी वोट देता है। पर अचानक उसे कुछ महसूस होता है, उसके बॉडी के रोम रोम कांपने लगता है, उसे गूस बम्स आने लगता है, और ये सब एक ऑरा की वजह से हो रहा था जो अचानक वो महसूस कर पा रहा था। मतलब म्यूटेंट ट्री अब स्काई सिटी में आ चुका था। सीन शिफ्ट होता है स्काई सिटी के किसी अनजान जगह में, जहाँ डायमेंशनल गेट खुलता है और उसके अंदर से जियो बाहर आता है। आते ही जियो के रूट्स चारों तरफ फैलने लगते हैं और एक ह्यूमनॉइड रूप लेके शहर की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। स्काई सिटी
बहुत डेवलप सिटी था और अब तो वो एक वॉर फोर्ट्रेस बन चुका था। मैग्नीटो सबसे जियो की आने की खबर छिपा रहा था, इसीलिए चुपके से मैग्नीटो खुद न जाके अपने एनर्जी प्रोजेक्शन को, अपने होलोग्राफिक इमेज को जियो के पास पहुंचा देता है और मैग्नीटो को अपने पास इतनी जल्दी देख के खुद जियो भी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है। तुमने मुझे इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खुद जियो हूँ? बोल के जैसे ही जियो मैग्नीटो से सवाल जवाब करने लगता है, मैग्नीटो उल्टा जियो को वार्न करता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है और तुम्हारे यहाँ आने से सब कुछ बिगड़ सकता है। तुम इंसानों को अपना दुश्मन तो नहीं मानना चाहते हो? अगर नहीं तो यहाँ आने का क्या मकसद है? मैग्नीटो की ऐसी बातें सुन जियो भड़क उठता है। एक फैंटम, एक एनर्जी की प्रोजेक्शन की इतनी हिम्मत हुई कि मुझसे वो ऐसे बात करे? बोल के जियो मैग्नीटो के एनर्जी प्रोजेक्शन को जोरदार एक पंच मारता है, जिससे प्रोजेक्शन ही टूट के बिखर नहीं जाता बल्कि पीछे का इमारत भी टूट के बिखरने लगता है और इससे मैग्नीटो के रियल बॉडी को खून की उल्टियां आने लगती है। वो यहाँ आ गया है बोल के मैग्नीटो तो दर्द के मारे कराने भी लगता है। अब सबको पता चल गया था कि डिमिनिट्री स्काई सिटी में आ गया है, पर वो यहाँ क्यों आया है ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है। वो यहाँ क्यों आया है? क्या वो इस शहर को, इस स्काई फोर्ट्रेस को टेक ओवर करना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है? बोल के चारों तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में अफरा तफरी मचने लगती है। होली पलाडिन का स्वॉर्ड चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और यहाँ तक कि एलन जो कुछ देर पहले डीमनिक ट्री को खरी खोटी सुना रहा था वो डर के मारे थरथराने लगता है। जहाँ अब डीमनिक ट्री के आने के बाद आग की तरह फैलने लगी थी, कॉन्फ्रेंस रूम में अफरा तफरी मचने लगी थी। यूं तो सब लोग सोच रहे थे कि वो मरने वाले हैं, डीमनिक ट्री के सामने वो खड़े कहाँ हो पाने वाले हैं। फिर भी वो सब लोग डीमनिक ट्री का सामना करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। भला वो बिना लड़े हार कैसे मान सकते हैं? डीमनिक ट्री के पास मैग्नीटो और उसके सारे ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि उसके पास आए हुए मेहमान भी गए थे। डीमनिक ट्री के बारे में एलन तो पहले बहुत कुछ बोल रहा था, पर वो जब डीमनिक ट्री के सामने एक्चुअली में आ गया तब उसकी फट रही थी, उसकी तो सांसें ही रुक गई थी। बहुत बढ़िया, इस बार तुम अपने असली शरीर में मेरे पास आए हो और अपने साथ कुछ दोस्तों को भी लेके आए हो। बोल के जहाँ डीमनिक ट्री मैग्नीटो के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, वहीं दूसरे लोग एलन का मजाक उड़ा रहे थे, उसे टॉन्ट कर रहे थे, मतलब वो अपना बदला ले रहे थे। अरे तुम लोग नर्वस मत हो, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम लोगों का दुश्मन हूँ। इस बार तो मैं सबको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, इनवाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। देखो, जब तुम लोग मुझे ज्वाइन करोगे तब तुम लोगों का भी फायदा होगा। तुम लोग अपने आप को इवॉल्व कर पाओगे, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना पाओगे। वैसे तो जियो ये इन्विटेशन बस मैग्नीटो को दे रहा था, पर डीमनिक ट्री के ऐसे इन्विटेशन से हर कोई टेम्प्ट हो रहे थे। कौन भला अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना नहीं चाहता? अगर मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करके कोई स्ट्रॉन्गर बन सकता है तो ये रिस्क हर कोई उठाना चाहता था। पर मैग्नीटो के दिमाग में अब भी एक सवाल था, जिसे क्लैरिफाई करने के लिए वो डीमनिक ट्री से सवाल जवाब करने लगता है। पर मैं क्यों, तो मुझे क्यों चुन रहे हो? बोल के मैग्नीटो जैसे ही जियो से क्वेश्चन करने लगता है, जियो भड़क उठता है और अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऊपर रह के मुझसे बात करने की? क्या तुम लोग मेरे सुपीरियर हो, मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? अगर नहीं तो ऊपर रह के बात करने का क्या मतलब है? क्या तुम लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? नीचे उतरो। बोल के जियो अपने टेंटेकल्स जैसे रूट्स को चारों तरफ फैलाने लगता है, एक भयंकर ऑरा रिलीज करने लगता है और जियो का ऐसा रूप देख हर कोई थर थर कांपने लगता है। जियो के प्रेशर को सहना पा के हर कोई नीचे उतर चुके थे, बस सावलिंग ही थी जो जियो के ऑरा से अनअफेक्टेड थी। शायद सावलिंग जियो की बेटी थी, इसलिए जियो के ऑरा से अनअफेक्टेड थी, या फिर वो स्ट्रॉन्गर बन चुकी थी और जियो के प्रेशर को रेजिस्ट कर रही थी। वजह चाहे कुछ भी हो, पर सावलिंग खुश जरूर लग रही थी। जियो अब सबको अपने कदमों के नीचे झुका चुका था, उनको अपनी औकात दिखा चुका था और ये सब दूर खड़ा हुआ एक अनजान मेहमान देख रहा था। वो भी म्यूटेंट ट्री को स्काई सिटी में देख के सरप्राइज था। वो समझ चुका था कि इस लेवल में इंसान डीमनिक ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसी वक्त उस अनजान मेहमान पे कोई साइकिक वार करता है और उस अटैक को वो सहना पाके जोर जोर से चीखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस अनजान मेहमान को कोई बहुत पावरफुल कांटेक्ट कर रहा होता है, कोई इतना भयानक, इतना पावरफुल कि जियो द डीमनिक ट्री भी उसके सामने तिनकी की जैसा लग सकता है। वो पावरफुल एंटिटी उस अनजान मेहमान को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, एक काम देता है, जिसे करने के लिए वो बाउंड होता है। सिंह सूट होता है जियो के पास, जिसके सामने मैग्नीटो अब घुटने टेक चुका था। तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे एबिलिटीज भी बहुत कमाल के हैं, पर मुझे ज्वाइन करके तुम और भी ज्यादा पावरफुल बनोगे। मैं बस तुम्हें ही नहीं बचाऊंगा, तुम्हारे शहर को भी एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दूंगा
और हाँ, तुम अपनी किंगडम को खुद रूल करना, मैं उसमें भी कोई दखल नहीं दूंगा। बस तुम्हें मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है, बोल के जियो मैग्नेटो को अपना ऑफर देने लगता है। और ऐसे ऑफर सुन के तो मैग्नेटो तुरंत मान जाता है। जियो के ऐसे ऑफर से बस मैग्नेटो ही नहीं, दूसरे ह्यूमंस भी ललचा उठ रहे थे। वो भी मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना चाहते थे, पर सबके किस्मत में मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना नहीं था। जो भाग्य में लिखा था वो तो होना ही था। इसी बीच जियो को कुछ एहसास होता है, एक वार्निंग, एक अलार्म, क्योंकि कोई जियो के वर्ल्ड में घुस गया था जहां जियो का असली बॉडी था। जियो तुरंत इंस्पेक्शन करने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है उस अननोन फिगर के पास जो कि जियो के वर्ल्ड में इन्वेजन कर रही थी और वो इस प्रोसेस में सक्सेसफुल भी हो रही थी। कौन हो तुम यहाँ कैसे आए, बोल के जियो अचानक उसके सामने आ जाता है। उसे अपने टेंटिकल्स से जकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो अननोन फिगर बहुत फुर्तीली थी और चुटकियों में ही वो जियो के रूट्स को अवॉइड करते करते जियो के सामने पहुंच गई थी। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं इंसानों की गार्डियन हूँ, बोल के वो अननोन फिगर जियो के सामने पहुंच के जियो पे अचानक हमला कर देती है। जियो अपने रूट्स को क्रिस्टलाइज कर दिया था, फिर भी वो डैमेज पाया था। मतलब ये फिगर, ये इंसानों की गार्डियन कोई कमजोर इंसान नहीं थी, वो बहुत पावरफुल थी और थोड़ा बहुत डार्कनेस का वाइब दे रही थी। वो अननोन लड़की वहीं पे नहीं रुकती, वो तो तुरंत अपना नेक्स्ट दाव चलती है। हवा को मैनिपुलेट करके वो वर्ल्ड में हरिकेन लाने लगती है। जियो ये सब देख के कंफ्यूज हो रहा था, क्या हो रहा है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, पर अपनी ओर आ रहे ऐसे अटैक को वो छोड़ भी नहीं सकता था। जियो भी अब डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। अपने रूट्स को वो एक सर्पेंटाइन कोबरा के रूप में आकृति देके अपनी ओर आ रहे हरिकन को ही वो निगल जाता है। जहाँ ये सब देख वो गार्डियन लड़की कंफ्यूज थी, वहीं जियो उस अननोन लड़की के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए जियो पहले तो उस पर अटैक करता है और बाद में अपने सिस्टम से उसे वो एनालाइज करने लगता है, पर फिर भी उसे ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। वो तो अपने हेवनली आई को भी यूज करता है, फिर भी उस लड़की के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, पर इतना जरूर पता चलता है कि वो लड़की इंसान नहीं थी, पर एक अननोन रेस से बिलोंग करती थी। कौन है ये लड़की? क्या इसका ये असली शरीर है या किसी इंसानी शरीर को ये होस्ट बनाई है? सोचते हुए जियो उस अननोन फिगर से, उस गार्डियन बोल के लड़की से सवाल करने लगता है। कौन हो तुम लड़की? यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? बिना मुझको कुछ बताए, बिना वार्निंग दिए तुम मुझसे कैसे लड़ सकती हो? बोल के जियो अपना सवाल पूछ ही रहा था कि उसे उसका आंसर मिलने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो गार्डियन लड़की जियो के पावर लेवल को परख रही थी। वो जानना चाहती थी कि जो डार्कनेस को हराया है वो आखिरकार कितना पावरफुल है। पर तुम हो कौन? तुम तो इंसान नहीं हो, क्योंकि एक इंसान इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना कि तुम हो। कन्वर्सेशन जो जियो और वो गार्डियन लड़की के साथ हो रहा था, उसी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो लड़की जियो के पावर लेवल को परखने के लिए आई थी। डार्कनेस को जिसने हराया है उसे जानने के लिए वो आई थी। धरती को बचाने के लिए शुक्रिया, पर मैं यहाँ बस तुम्हें शुक्रिया करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने के लिए आई हूँ। देखो ये है एक स्ट्रैंड, मेरे ओरिजिन का एक स्ट्रैंड, इसे तुम ग्रहण करो, अब्सॉर्ब करो और इससे तुम 6 ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच जाओ। हाँ, ये काफी है तुम्हें इवॉल्व कराने के लिए, तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। याद रखो म्यूटेंट, डार्कनेस तो बस एक ट्रेलर था, अब उससे कहीं ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स यहाँ आएंगे, तुम्हें चैलेंज करेंगे, तुमसे तुम्हारे पावर छीनने की कोशिश करेंगे। ये कॉस्मोस बहुत बड़ा है और इसी कॉस्मोस के किसी कोने में इरप्शन होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है। इसी के साथ एक नया चैप्टर शुरू होगा, नया थ्रेट तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा होगा। अब तुम्हारे ऐसे दुश्मन आएंगे जिनके सामने खुद डार्कनेस भी एक पिद्दी चींटी सा लगेगा। वार्निंग दे के गार्डियन लड़की जैसे आई थी वैसे ही गायब हो जाती है और उसकी बातों को याद करते करते जियो बस अपनी आंखें रौंदता रह जाता है। जो वार्निंग जियो को मिला था वो कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं था, वो तो साफ साफ आने वाले खतरे का इशारा था और उसे जियो हल्के में नहीं ले सकता था। अब सच में जियो को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा, आने वाले थ्रेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सीन शिफ्ट होता है स्काई सिटी में, जहां जियो अपने कॉन्शियसनेस को फिर से स्काई सिटी में वापस ला चुका था, अपने सेकेंडरी बॉडी में ला चुका था। पर थोड़ी देर के लिए जियो जो जमा था, जो अनकॉन्शियस बना था, ये देख वहाँ मौजूद हर कोई कंफ्यूज हो गया था। वैसे तो वहाँ एक से बढ़ के एक सुपर ह्यूमन थे, पर उनमें से कोई भी इतना नालायक, इतना ना समझ नहीं था जितना कि एलन था, क्योंकि वो मौके का फायदा उठाते हुए जियो पे हमला जो कर दिया था। एलन के हिसाब से जियो अब अनकॉन्शियस था, लाचार था, बेबस था। थोड़ी देर के लिए ही सही वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। एलन हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करना चाहता था, एक ऐसा इंसान बनके जो खुद डीमनिक ट्री को हराएगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। दूसरे सुपर ह्यूमंस एलन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर एलन किसी की नहीं सुनता। हट जाओ बेवकूफों,
डरपोकों, या फिर मेरे और डिविनिटी की लड़ाई में पिसे जाओ, बोल के एलन फुल फोर्स में जियो की ओर झपटता है। सिचुएशन ऐसा बन गया था कि खुद व्हाइट जेल एलिफेंट भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। देखो तो इस बेवकूफ को, ये हमारे मास्टर डिवाइन ट्री पे हमला कर रहा है, बोल के व्हाइट जेल एलिफेंट सावलिंग को अपना कॉन्सर्न भी दिखाता है। पर सावलिंग तो जानती थी अपने मास्टर की काबिलियत पे, वो फुल ट्रस्ट करती थी, इसलिए वो कुछ नहीं करती, बस हो रहे इवेंट को, हो रहे एक्शन को देखती रह जाती। एलन चीखते हुए डिवाइन ट्री पे कूदता है, अपना नाम मैं खुद बनाऊंगा बोल के अपने आर्म को एक्सपैंड करके वो डिवाइन ट्री पे झपटता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है, चारों तरफ एनर्जी बिखरने लगता है। ये साइकोपैथ एलन पागल हो गया है, ऐसे अटैक करके वो खुद तो डूबेगा, हम सबको भी डुबाएगा, ये बिल्डिंग को तहस नहस कर देगा, बोल के सब लोग वहाँ से दूर जाने लगते हैं। यहाँ तक कि मैग्नीटो भी अपने आप को संभालने में जुट गया था, उस एक्सप्लोजन से अपने आप को बचाने में लग गया था। पर जैसे ही एक्सप्लोजन का धुआं हटता है, माहौल शांत होता है, नजारा कुछ उल्टा ही बाहर आता है। जो एलन कभी जियो पे झपटा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, वही एलन अब जियो के रूट्स में एंटेंगल हो चुका था, एक कीड़े की तरह फंस चुका था। माफ करना, मैं इस पिद्दी के साथ उलझ गया, पर इसकी जरूरत तो देखो, मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहा था, बोल के जियो एलन की हड्डियों को चकनाचूर कर देता है और उसके डेड बॉडी को इंसानों के पास फेंक देता है। जियो अब मिस्टी माउंटेन के लिए एक पोर्टल खोलता है, जिसके अंदर मैग्नीटो जाने वाला था। वैसे दूसरे सुपर ह्यूमंस उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या तुम इंसानों को धोखा दे दोगे? इंसानों का साथ छोड़ के क्या तुम बीस्ट का साथ दोगे? बोल के कई लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर मैग्नीटो तो अपना मन बना चुका था मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने की, वो अब ठान चुका था। बकवास बंद करो तुम सब लोग, जिंदा रहने के लिए हमें सब कुछ करना होगा। अगर मिस्टी माउंटेन से हमें सपोर्ट मिल रहा है तो वो सपोर्ट हमें खुशी से लेना होगा। मत भूलो तुम सब लोग कि इंसान एक सुपीरियर रेस है। हम इंसान इस धरती पे कभी राज करते थे और वो टाइम फिर से जरूर आएगा, हमें उस टाइम को फिर से लाना होगा, बोल के मैग्नीटो जियो के साथ उसकी दुनिया में चला जाता है और पीछे गुस्सा से भरे इंसानों को छोड़ जाता है। ऐसे इंसान, ऐसे सुपर ह्यूमंस जो कि मिस्टी माउंटेन का फेवर डेस्परेटली चाहते थे, और क्योंकि जियो उन्हें नहीं चुना था, इसलिए वो गुस्से से उबल रहे थे, मैग्नीटो से जल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है मून पे, मून के लोरियल ट्री पे, जिसके पास अब जियो पहुंच चुका था और जियो से मिलकर लोरियल ट्री बेहद खुश हो रहा था। पर अगर जियो और लोरियल ट्री को कंपेयर किया जाए तो एक चींटी और एक पहाड़ की जैसे लग रहा था। लोरियल ट्री तो जियो को देख के ग्रीट करता है, आप तो विशाल काय लग रहे हैं, बोल के कॉम्प्लीमेंट भी देता है। वही जियो के हिसाब से लोरियल ट्री बहुत डेलिकेट था, नाजुक था। लोरियल ट्री के पास पहुंच के जियो तुरंत उसे लाइफ ऑफ एसेंस से ब्लेस करता है और लोरियल ट्री की टेरिटरी में अपना काम शुरू कर देता है। जियो अपने ट्री वर्ल्ड स्किल को यूज करता है और देखते ही देखते मून के एक पोर्शन को रेन फॉरेस्ट में चेंज कर देता है। जियो के हिसाब से बैरन लैंड अच्छा नहीं लगता, लैंड तो तभी अच्छा लगता है जब वो हरा भरा होता है, पेड़ पौधों से खिलखिला रहा होता है। अब जियो ओरिजिन ऑफ स्ट्रांड को निकालता है, जिससे जियो सोच रहा था कि वो इवॉल्व होगा, अगर 6th ट्रांसन ऑर्डर में नहीं तो 5th ट्रांसन ऑर्डर के पीक में जरूर पहुंच जाएगा। जियो जैसे ही अपने इवोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, वो एक भयंकर ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से कॉस्मोस के किसी कोने में एक ऐसा एंटिटी जगता है जो कि यूनिवर्स से भी पुराना था। देखने से तो वो जियो की तरह ही एक पेड़ लग रहा था, पर वो एक ऐसा पेड़ था जिसके रूट्स कॉस्मोस के हर एक कोने में गए थे और प्लैनेट से अपना न्यूट्रिएंट्स पाते थे, जिसके टहनियां यूनिवर्स को ही सपोर्ट करते थे और हर एक पत्ते एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते थे। उनके हर इवेंट को, लाइफ हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखे थे। ये पेड़ था द कॉस्मिक ट्री, द ट्री ऑफ इटर्निटी। वैसे ये पेड़ डोरमेंट था, सो रहा था, पर जियो की वजह से ये पेड़ अब फिर से जाग चुका था और जियो की एक्टिविटीज पे ही वो अपनी नजरें गड़ाया हुआ था। दूसरी तरफ जियो मून पे अपने इवोल्यूशन पे ध्यान दे रहा था, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। जियो की इवोल्यूशन से उसके 9 डायमेंशंस अब मर्ज होके एक हो चुके थे। कम से कम बाहर से तो ऐसे ही लग रहा था। जैसे ही जियो उस मर्ज हुए डायमेंशन के अंदर जाता है, अंदर उसे एक विशालकाय पेड़ मिलता है। वैसे ये पेड़ उसका ही एक हिस्सा था जो उस नए डायमेंशन के अंदर 9 डायमेंशंस को डिवाइड कर रहा था। मतलब एक तरीके से वो 9 डायमेंशंस को मर्ज करके फिर से उन्हें डिवाइड कर दिया था। हाँ, इससे हर एक डायमेंशन को एक फायदा हुआ था। हर एक डायमेंशंस अब स्ट्रॉन्गर बन गए थे, एक दूसरे से लिंक हो गए थे और 500,000 स्क्वायर मीटर में एक्सपैंड हो गए थे। जियो के ऐसे पावर लेवल को देख के तो लोरियल ट्री थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि उसका मास्टर कहीं 6th ऑर्डर में पहुंच तो नहीं गया है, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं होता है। जियो उस स्ट्रैंड ऑफ ओरिजिन के आधे ही पावर को यूज किया था, पर फिर भी उसका इवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल था। कम से कम जियो तो उसके इवोल्यूशन से सेटिस्फाइड था। जल्द ही एक ऐसा टाइम भी आएगा जब जियो
सिक्स्थ और सेवन्थ ट्रांसफर ऑर्डर में भी पहुंचेगा। पर अभी फिलहाल के लिए वहां तक पहुंचना एक लंबा जर्नी था। तभी जियो को एक गूज़बम्प महसूस होता है। एक ऐसा हॉरिफाइंग ऑरा महसूस होता है जिसके सामने वो तिनके की भी बराबर नहीं होता है। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा आंख खुलता है, एक कॉस्मिक आंख जो सीधा जियो को घूरने लगता है, जो कि पल भर में ही लॉरेल ट्री को जला के राख कर देता है। जियो लॉरेल ट्री को बचाने की पूरी कोशिश करता है, उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करता है, पर जियो का आइस एज स्किल भी उस आग के सामने लाचार पड़ जाता है। जियो का आइस एज स्किल जो कभी डार्कनेस जैसे पावरफुल एनिमी को जमा के रख दिया था, वो इस पावरफुल ओपोनेंट के सामने नाकाम हो रहा था। मजबूर होकर जियो अपने लॉरेल ट्री को जलती हुई दिखता है और कुछ कर नहीं पा रहा होता है। कौन हो तुम ये सब क्या कर रहे हो, बोल के जियो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। पर उस पावरफुल एंटिटी के सामने जियो तो पसीना पसीना हो रहा होता है, डर रहा होता है। तुम मेरे सामने कीड़े की बराबर भी नहीं हो, हाउ इनसिग्निफिकेंट, बोल के वो पावरफुल एंटिटी एक ही वार से, एक ही स्ट्राइक से पूरे के पूरे मून को ही जला के राख कर देता है, तबाह कर देता है और उसके साथ साथ जियो को भी चकनाचूर कर देता है, जियो के अस्तित्व को ही मिटा के रख देता है। तभी जियो एक शौक के साथ उठता है। जियो अभी तक जिंदा था, सिर्फ जियो ही नहीं, लॉरेल ट्री और पूरा का पूरा चांद भी सुरक्षित था। मतलब जो वो देखा था वो बस एक सपना था या फिर आने वाली मुसीबत का एक अर्ली वार्निंग था से, या फिर एक वार्निंग जो जियो पाया था। वार्निंग में वो एक ऐसे एंटिटी का सामना किया था जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं था। उस वार्निंग से जियो बौखला गया था। क्या था वो, क्या था वो, क्या एक इल्यूजन था? मेरे सामने ही पूरा चांद तबाह हो गया था। मैं एक फिफ्थ ट्रांसफर ऑर्डर का जीव हूँ, मेरे जैसा एंटिटी ऐसे इल्यूजन में फंस सकता है? इसका मतलब साफ जाहिर है कि इस दुनिया में, इस कॉस्मोस में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके सामने मैं नाखून के महल के बराबर भी नहीं हूँ। वो गार्डियन लड़की ठीक कह रही थी, डार्कनेस से लड़ना बस तो एक शुरुआत है, उससे भी ज्यादा पावरफुल एंटिटीज का आना, मेरे दुश्मनों का आना अब भी बाकी है। सोच के जियो बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रैंड ऑफ ओरिजिन को फिर से ऑब्जर्व करने लगता है, अपने आप को फिर से पावरफुल बनाने की कोशिश करने लगता है, इवॉल्व करने लगता है। इस बार जियो ट्रेमेंडस रेट से ग्रो हो रहा था और उसकी ग्रोथ को, उसकी इंक्रीजिंग ओरा को लॉरेल ट्री महसूस कर पा रहा था। जियो का ग्रोथ इस तरीके से हो रहा था कि उसके सारे रूट्स जमीन से निकल के पाइथन जैसे बन गए थे और पावर में चूर होके गुर्रा रहे थे। देखते ही देखते जियो लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ जियो पे ही नहीं, बिजली तो लॉरेल ट्री पे भी गिरने लगता है। वैसे लॉरेल ट्री बिजली के धमाके से कॉन्टिन्यूस तबाह हो रहा था और बार बार रीजनरेट भी हो रहा था। देखते ही देखते पावर केंद्रित होने लगता है, एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है और जियो फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जियो का लोअर बॉडी अब एक टर्टल जैसा अजूरा ड्रैगन बन चुका था, जिससे मिस्टिक फ्लेम्स निकल रहे थे और साइज में तो वो विशालकाय बन चुका था। अब जियो अपने पंजों में एनर्जी बॉल्स क्रिएट कर सकता था। ये एनर्जी बॉल्स प्योर लाइट एलिमेंट के थे, लाइफ एनर्जी से भरपूर थे, जो कि अनडेड क्रिएचर पे भारी पड़ सकते थे, जो कि अनलिश हुए तो पूरे एक कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकते थे। वैसे जियो का अपर बॉडी भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसके अब एक एक्स्ट्रा सींग आ गए थे और जियो को वो 3 सींगों वाले ओगर जैसा लुक देने लगे थे। जियो के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से लॉरेल ट्री पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था, भौचक्का बन गया था। वो तो सोच लिया था कि उसका मास्टर अब 6 ट्रांसफर ऑर्डर में जरूर पहुंच गया होगा, पर अब भी जियो 5th ट्रांसफर ऑर्डर के पीक में ही था, 6th ऑर्डर में अभी तक नहीं पहुंचा था। 6th ट्रांसफर ऑर्डर में पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये अब लॉरेल ट्री समझ चुका था। दूसरी तरफ जियो के कंटिन्यूअस ग्रोथ से उसके 9 वर्ल्ड भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे। न जाने और कौन कौन से स्किल अनलॉक होने वाले थे। अब टाइम आ चुका था कि जियो फिर से धरती में वापस चला जाए और उस लड़की को ढूंढे जिसने उसे वार्निंग दिया था। शायद उस लड़की से उसके ड्रीम के बारे में उसे कुछ पता चले। और जियो को तो उस नए एक प्लैनेट को भी एक्सप्लोर करना था, जो कि फिलहाल ही वो ढूंढा था। वो हरा भरा प्लैनेट जो बिल्कुल धरती जैसा लग रहा था, उसे भला जियो कैसे भूल सकता था। जियो का सबऑर्डिनेट लॉरेल ट्री अब काफी पावरफुल बन चुका था, 4th ट्रांसफर ऑर्डर के पीक में पहुंच गया था। अगर जियो ना होता तो लॉरेल ट्री नेक्स्ट जियो जरूर बन जाता। इसलिए चांद को उसके हवाले छोड़ के जियो बेफिक्र धरती में वापस जा सकता था। और वैसे भी जियो ने मून में एक रेन फॉरेस्ट बना दिया है, एक नेचुरल बायो रिजर्व बना दिया है, एक इकोसिस्टम बना दिया है। अगर मिस्टी माउंटेन के क्रिएचर्स कभी मून पे आए तो ग्रेविटी को छोड़ के तो उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। वैसे तो ग्रेविटी बुल डीमन का पावर है, अगर बुल डीमन वहाँ आ जाए तो वो उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर दे। इसीलिए जियो तुरंत डायमेंशनल गेट खोलने लगता है और मिस्टी माउंटेन से उसके सारे बीस्ट को वो मून में ट्रांसफर करने लगता है, टेलीपोर्ट करने लगता है। देखते ही देखते मिस्टी माउंटेन के क्रिएचर्स
मून में आने लगते हैं और आते ही वो मून की चहल पहल बढ़ा देते हैं। व्हाइट टाइगर तो उड़ने की कोशिश करके हवा में फ्लोट करने लगता है और ग्रेविटी के कम होने की वजह से वो ऊपर नीचे का डिफरेंशिएट भूल के हवा में फ्लोट करने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है, जिसे जियो ही पकड़ के नीचे लाता है। वही गोल्डन आर्ट मून को ही 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश करने लगता है, उसे चकनाचूर करने की कोशिश करने लगता है। जियो उसे भी रोकता है। जियो सबको समझाने लगता है कि वो अब धरती पे नहीं बल्कि चांद पे हैं, जहाँ का ग्रेविटी, जहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल धरती से अलग है। इसीलिए वो मिस्टी माउंटेन के कुछ ही बीस्ट को मून पे लाया है। जियो की बातें सुन मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाते हैं और चारों तरफ फैलने लगते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जियो डायमेंशन ऑफ मिस्ट का गेट खोलता है, जिसके अंदर मैग्नीटो था, जो कि वहाँ कल्टीवेशन ही कर रहा था, अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना रहा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों चुना हूँ? तुम्हारा पावर मैग्नेटिज्म है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हर एक चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूचर में बस मिस्टी माउंटेन को ही नहीं, इंसानों को भी तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्मिक बैटल आने वाला है और फिलहाल के लिए तो हमारा एनिमी ही हमारे लिए अननोन है। तुम और ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप को डेवलप करो, मैग्नेटिक फोर्स को इस कदर हैंडल करो कि वर्म होल जनरेट कर पाओ, जिससे हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट इजीली जा पाएं, कॉस्मोस को एक्सप्लोर कर पाएं, क्योंकि इससे बस मिस्टी माउंटेन का ही नहीं, इंसानों का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। स्पेस का एक्सप्लोरेशन जो शुरू हो जाएगा। हाँ, इस मकाम पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होगी और वो एनर्जी मैं तुम्हें दूंगा। अभी के लिए तुम जाओ, डायमेंशन ऑफ थंडर के अंदर जाओ और अपना कल्टीवेशन शुरू कर दो, बोल के मैग्नेटो को जियो कमांड देके अपने दूसरे कामों में लग जाता है। सीन सेट होता है समंदर के अंदर, जहाँ बहुत बड़ी एक मीटिंग हो रही थी, समंदर के सारे क्रिएचर्स की मीटिंग, या फिर बोला जाए तो एक स्पेसिफिक क्लान की मीटिंग। वहाँ मुखिया मरमेड किंग था, जो कि रिश्ते में एल्सा द मरमेड क्वीन का भाई था। एल्सा वही मरमेड क्वीन थी जो कुछ समय पहले मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन की थी। वैसे वो भी इस मीटिंग में आई थी और रिप्रेजेंट वो मिस्टी माउंटेन को कर रही थी। मरमेड किंग वहाँ सबको चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, डार्कनेस के हार के लिए वो सबको ब्लेम करने लगता है। तभी एल्सा उसके सामने आती है और मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन कर लो भाई बोल के उसे ऑफर देती है। पहले तो मरमेड क्वीन एल्सा पे बहुत गुस्सा था, पर जब वो मिस्टी माउंटेन के ऑफर के बारे में सुनता है, उसके फैसिलिटीज के बारे में सुनता है, तब वो मिस्टी माउंटेन के ऑफर के बारे में सोचने लगता है, गौर करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ कई सारे बीस्ट एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ किसी तरीके का सिलेक्शन हो रहा था और शायद उसी वजह से डिवाइन फ्लावर और चिंपैंजी किंग सारे गोरिल्लास को सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग में भेज रहे थे, क्योंकि वो थर्ड ट्रांसन ऑर्डर से अभी तक इवॉल्व नहीं हुए थे। वहीं साउजिन और उसकी बहन भी थी और वो चिंपैंजी किंग के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। एक चिंपैंजी का पूंछ नहीं होता, पर इस चिंपैंजी किंग का पूंछ भी था और यही चर्चे का विषय था। तभी डिवाइन फ्लावर किंग जाओ को देखती है, जो वहाँ कुछ कर रहा होता है। किंग जाओ ने जियो की जगह पे एक कैसल बना दिया होता है, जो कि विशालकाय होने के साथ साथ कईयों को रहने के लिए सुख सुविधा दे सकता है। कम से कम ह्यूमनॉइड क्रिएचर के लिए तो ये बहुत बढ़िया जगह होगा। और यही बात सोच सोच के डिवाइन फ्लावर मुस्कुरा रही होती है। उसे उस कैसल में एक जगह जो एक रूम जो चाहिए होता है, और वो वहाँ अकेले नहीं रहने वाली होती है, वहाँ तो वो पैंडा के साथ रहने वाली होती है। इस बात से पैंडा, किंग्जा और गोरिल्लास के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी बीच अफ्रीका और मून के बीच एक ब्रिज बन गया होता है, एक वुडन ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो जियो के रूट से बना होता है और जिसके ऊपर एलिफेंट्स एलिमेंटल ओर्स को जियो के पास ले जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। भला इन एलिमेंटल ओर्स को जियो मून में इस मात्रा में क्या कर रहा होता है? क्योंकि जियो मून में कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा था, अपना कल्टीवेशन कर रहा था, इसलिए वो मून के रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट कर रहा था और इन एग्जॉस्ट हुए रिसोर्सेस को रिप्लेनिश करने के लिए जियो उन एलिमेंटल ओर्स को मून के अंदर गाड़ रहा था, ताकि धीरे धीरे वो मून को नॉरिश करें। वो तो मून में एक बड़ा सा गड्ढा भी बना दिया था और उस गड्ढे में लाइफ ऑफ एसेंस के साथ साथ उन एलिमेंटल ओर्स को भी वो डाल दिया था। इससे किसी का फायदा हो ना हो, लॉरेल ट्री का फायदा जरूर होने वाला था। अब 1/3 चांद का हिस्सा हरा भरा हो चुका था। चांद तो अब चांद जैसा भी नहीं लग रहा था, वो तो थोड़ा बहुत अब धरती जैसा लगने लगा था। तभी जियो लॉरेल ट्री को अपना नेक्स्ट कमांड देता है, लॉरेल ट्री मूनलाइट प्रोजेक्शन का यूज करो और किंग जाओ के साथ साथ गोरिल्ला आर्मी, आइस ड्रैगन, वोल्डीमन, एम्पर क्रोकोडाइल और दूसरे जीवों को यहाँ ले आओ, क्योंकि वो अब यहाँ के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे, मून को डेवलप करेंगे, बोल के जियो अब सोच में पड़ जाता है कि कैसे चांद उनका नया ठिकाना बन सकता है। बस थोड़ा मेहनत की बात है। सीन सेट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ व्हाइट टाइगर और फीनिक्स लड़ रहे थे। पता नहीं वो दोनों क्यों लड़ रहे थे, मैटर उतना क्लियर नहीं था। हाँ, पर दोनों का बैटल घमासान तरीके से जरूर हो रहा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि फीनिक्स मिस्टी माउंटेन के ऊपर से उड़ के जा रहा था,
तभी व्हाइट टाइगर अचानक उस पर हमला कर देता है। फिनिक्स बार बार एक्सप्लेनेशन मांगता है पर व्हाइट टाइगर तो सब मरेंगे बोल के उसे इरिटेट करने लगता है। अब फिनिक्स आग बबूला हो चुका था और व्हाइट टाइगर पे जोरदार हमला कर रहा था। बेवकूफ क्रिएचर, मत भूलो कि डार्कनेस के खिलाफ मैं भी तुम लोगों के साथ खड़ा हुआ था। एहसान भूल के तुम मुझ पे ही हमला कर रहे हो। नादान शेर, तुम्हें जला के राख कर दूंगा। ऐसी गलती के लिए तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगा बोल के फिनिक्स अपना फायरी ओरा रिलीज करने लगा था। दहकती आग जलाने लगा था। बुद्धू व्हाइट टाइगर भी पीछे नहीं हट रहा था। वो भी थंडर एलिमेंट से फिनिक्स पे हमला कर रहा था। वो उस पे कड़कड़ाती बिजली गिराने लगा था। तभी साउजिन एक रेप्टाइल बर्ड में उड़ के हुई आती है और शट अप बुद्धू टाइगर बोल के व्हाइट टाइगर को एक पंच मार देती है। माफ करना, हमारा व्हाइट टाइगर बुद्धू है, उसकी बातों पे तुम ध्यान मत दो। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमें अच्छी तरीके से पता है कि डार्कनेस के खिलाफ तुमने हमारा साथ दिया था, इसीलिए तो हम तुम्हें मिस्टी माउंटेन में इनवाइट करने के लिए आए हैं। क्या तुम मिस्टी माउंटेन में ज्वाइन करोगे? हमारा इन्विटेशन स्वीकार करोगे? बोल के साउजिन फिनिक्स को समझाने लगती है। उसे मिस्टी माउंटेन में ज्वाइन कराने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है मून में, जहाँ 3 दिन बीत चुका था, जहाँ लॉरियल ट्री जीव के पास दौड़ते हुए जा रहा था, साउजिन का मैसेज लेके जा रहा था। मास्टर, साउजिन ने फिनिक्स को मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर दिया। अब फिनिक्स मिस्टी माउंटेन का पार्ट है। लॉरियल ट्री की ऐसी बातें सुन जीव विश्वास नहीं कर पाता और करे भी कैसे। दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट अब मिस्टी माउंटेन का पार्ट है, ये उसे इम्पॉसिबल जैसा ही लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ ज्यादातर बीस्ट इकट्ठे हुए थे और मून पे जाने की तैयारी कर रहे थे। मून पे जाने के लिए जीव ने एक डायमेंशनल गेट खोला था, जिसके अंदर से ही कोई मून पे जा सकता था। वहाँ पे अब फिनिक्स भी आ चुका था और ये उसका पहला ऑफिशियल गैदरिंग था। मिस्टी माउंटेन के कुछ ऐसे बीस्ट भी थे जिन्हें फिनिक्स पहली बार देख रहा था, जैसे कि चिंपांजी किंग और डिमोनिक बुल, जिनके ऑरा से उनके पावर लेवल का पता चल रहा था और उनसे फिनिक्स बहुत इम्प्रेस हुआ था। चांद अब थोड़ा बहुत धरती जैसा लगने लगा था, उसमें तो अब पानी भी था। वैसे ये पानी कैसे आया? तो जवाब है कि जीव ने पहले बर्फ क्रिएट किया था और उसे मेल्ट करके मून में एक ओशन बना दिया था। पर इन सब में कुछ कमी थी, क्योंकि पेड़ पौधे जल्दी ही मुरझा रहे थे, अपने लाइफ को मेंटेन करके नहीं रख पा रहे थे और इन सब चीजों को सस्टेन करके रख सकता था एसेंस ऑफ लाइफ, जीव की एसेंस ऑफ लाइफ। पर इससे पहले कि वो मून पे लाइफ ऑफ एसेंस की एक तालाब बना पाए, डायमेंशनल गेट खुलता है और उसके अंदर से चीखते चिल्लाते मिस्टी माउंटेन के बीच चले आते हैं और उनके साथ वहाँ फिनिक्स भी आया होता है। फिनिक्स की उम्मीद तो खुद जीव भी नहीं कर रहा था, पर उसे देख के वो सरप्राइज जरूर हो गया था। अब मून में किंग जाओ, बुल डीमन, गोरिल्ला की पूरी फौज, आइस सरपेंट और कई सारे दूसरे बीस्ट भी आ चुके थे और मून के चकाचौंध से वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। ये मून है, यहाँ पे हम सांस कैसे ले पा रहे हैं? बोल के किंग जाओ अपना पहला सवाल पूछता है। ये सवाल उसके लिए बनता भी था, क्योंकि चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, ये हर इंसान जानता था। उसका जवाब भी उसे तुरंत मिल जाता है, क्योंकि जीव उसे सब कुछ एक्सप्लेन जो करने लगता है। कैसे उसने चांद में रेन फॉरेस्ट बनाया, कैसे हवा और पानी जनरेट किया और कैसे एक बायोस्फीयर जोन बना दिया। तभी जीव के पास फिनिक्स आता है। फिनिक्स जो किंग ऑफ द बर्ड्स था, 4th ट्रांसेंड ऑर्डर का बीस्ट था और वो जीव के ऐसे ग्रोथ से बहुत इम्प्रेस हुआ था। तुम्हें देखे बहुत समय भी नहीं हुआ है और अब तुम इतना पावरफुल बन गए हो। जब तुम डार्कनेस के साथ लड़ रहे थे उस समय से तुम अब बहुत पावरफुल बन गए हो। तुम्हारा ऑरा ही नहीं बल्कि साइज भी बहुत बढ़ गया है। अब से मैं तुम्हारे लिए ही लड़ूंगा, क्योंकि मैं अब मिस्टी माउंटेन का पार्ट जो बन गया हूँ। बोल के फिनिक्स डिमोनिक ट्री को ग्रीट करता है। मुझे भी नहीं लगा था कि तुम हमें ज्वाइन करोगी फिनिक्स। तुम्हारा स्वागत है, सिर्फ मिस्टी माउंटेन में ही नहीं, हमारे दिलों में भी तुम्हारा स्वागत है। बोल के जीव फिनिक्स को वेलकम करता है और उसे डायमेंशन ऑफ डार्कनेस में भेज देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और चांद पे जीव लाइफ ऑफ एसेंस की एक तालाब बना देता है, जहाँ फिनिक्स से ही दूसरे बीस्ट आके नहा करते थे और अपनी एनर्जी को, अपने स्पिरिचुअल पावर को रिप्लेनिश करते थे। उसी बीच किंग जाओ चांद पे सैंड को मैनिपुलेट करके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। कई सारे सैंड कैसल्स बना दिया था और एक नए सिविलाइजेशन के रहने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। किंग जाओ तो एक बड़ा सा बैनर भी बनाया था, जय हो डिवाइन ट्री की, बोल के वो वहाँ लिख भी दिया था। ऐसे चीजें पढ़ के जीव ब्लश करने लगता है, गुस्सा होने लगता है और तुरंत उस बैनर को तोड़ने की अपना कमांड दे देता है। उसी बीच जीव 2 ठो फल बनाया था। ये 2 फल, ये 2 फ्रूट्स जीव तब बनाया था जब वो लाइट और डार्कनेस के एट्रीब्यूट्स पे कल्टीवेशन कर रहा था। ये 2 ठो लाइट और डार्कनेस के फ्रूट बहुत पावरफुल थे और जो भी इसे खाए उसे वो बेहद पावरफुल बना सकते थे। पर इन फ्रूट्स को वो किसे दे? डार्कनेस के फ्रूट को वो लैंगफैंग या ब्लैक टाइगर को दे सकता था। ब्लैक टाइगर डार्क एट्रीब्यूट्स कैरी करता था, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी था और इस फ्रूट से
वो अपने आप को एडवांस कर सकता था और ज्यादा पावरफुल बना सकता था। वैसे वो लैंगफेंग को भी कैसे भूल सकता था। लैंगफेंग भी डार्क एट्रीब्यूट्स को कैरी करता था। डार्कनेस के फ्रूट से उसे भी फायदा हो सकता था। लैंगफेंग और उसकी बहन मिस्टी माउंटेन को अपना घर बना चुके थे और मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट की ख्याल रखते थे। उनकी नर्सरी में ही कई सारे बीस्ट पलते फूलते थे। जीव अब कंफ्यूज हो चुका था। कंफ्यूजन की वो डार्कनेस के फ्रूट को लैंगफेंग या ब्लैक टाइगर को दे, क्योंकि कोई लॉजिकल या एग्जैक्ट आंसर निकल के नहीं आ रहा था। इसलिए फिलहाल के लिए वो डार्कनेस के फ्रूट को अपने पास रख लेता है और लाइट फ्रूट के लिए एक कंपटीशन रखता है। लाइट फ्रूट था ही इतना पावरफुल, इतना डिस्ट्रक्टिव कि वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता था। इसलिए ये कंपटीशन बेहद जरूरी था। लॉरियल ट्री, मेरी एक मदद करो। मिस्टी माउंटेन में एक खबर चारों तरफ फैला दो। खबर कि 3 महीने के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, इंसान हो या बीस्ट। जो कि 4th ट्रांसफर ऑर्डर के नीचे हैं, वो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपटीशन में जो फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसे ये लाइट एलिमेंट का फ्रूट मिलेगा। जो कि 2nd पोजीशन में आएगा उसे मैं खुद बैप्टाइज करूंगा। इस कंपटीशन को मैं खुद देखूंगा। जाओ ये खबर चारों तरफ फैला दो। और हाँ, सिर्फ मिस्टी माउंटेन में सीमित मत रहना। इस कंपटीशन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। दुनिया का हर कोई, हर एक क्रिएचर, छोटा हो या बड़ा। जाओ लॉरियल ट्री, जाओ लाइट फ्रूट के बारे में चारों तरफ फैला दो। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में चारों तरफ फैला दो, क्योंकि इस टूर्नामेंट से हमें बहुत फायदा होगा। कई सारे लोग हमारे मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करेंगे। कईयों के स्किल्स के बारे में हम जान पाएंगे। बोल के जीव लॉरियल ट्री को अपना कमांड देता है और कमांड पाके लॉरियल ट्री तुरंत ही अपने काम में लग जाता है। लॉरियल ट्री मूनलाइट प्रोजेक्शन से धरती के हर एक कोने में ये खबर फैला देता है। धरती में कॉमोशन मचने लगता है, चहल पहल मचने लगती है। और हो भी क्यों ना, कौन भला नहीं चाहता मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना। पर क्या हर एक की किस्मत में मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करना लिखा है? क्या पता, ये तो हमें टूर्नामेंट से ही पता चलेगा। सीन स्ट्रीट होता है मिस्टी माउंटेन के अंडरग्राउंड टनल्स में, जहां रैट्स का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी और टूर्नामेंट की खबर पाके उनमें भी चहल पहल फैल गई थी। ओए पता है, मिस्टी माउंटेन में एक टूर्नामेंट होने वाला है। क्या टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट क्या है? क्या वो कोई खाने की चीज है? चुप करो बेवकूफों। टूर्नामेंट का मतलब एक कॉन्टेस्ट है। एक ऐसा कॉन्टेस्ट जहां अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तुम्हारे बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जहां बोल के रैट्स बकवास बातें कर रहे थे, वहीं वहां एक ऐसा रैट भी था जो कि 4th ट्रांसफर ऑर्डर का बीस्ट था, जो कि दिखने में बिल्कुल पोकेमोन की पिकाचू जैसा लग रहा था। और वो 5 रैट एम्परर में से एक था। वो सबको समझाने लगता है कि हारने से उनको कोई कुछ नहीं करने वाला है, पर हाँ, अगर वो जीत गए तो प्राइस बहुत बढ़िया है।